इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी भी बातें बताऊंगा वो सारी मेरे मन की बातें हैं। मेरा मन और आपका मन अलग हो सकता है, मेरी रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। इसीलिए जब भी आप ओपिनियन वीडियो देखो तो उसके हिसाब से फोन के लिए या किसी भी गैजेट के लिए अपनी जजमेंट मत बनाना। मेरी ओपिनियन वीडियो देखो तब भी अगर मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ तो या तो मैं रिकमेंड तभी करूंगा जब मैंने उसे यूज करा है। विदाउट यूज मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा कि आप इसे लो या फिर मत लो। तो यहाँ पर भी आज की वीडियो में iQOO 9 सीरीज के ऊपर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लो या मत लो। वो काम आप रिव्यू वगैरह देखने के बाद करना, आपकी फुलफिलमेंट हो रही है जो आपकी नीड है उसके बाद वो फैसला लेना। इस वीडियो को केवल आप जानकारी के लिए देखो क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो iQOO कर रहा है वही चीज कुछ साल पहले एक और कंपनी ने करी थी जिसका नाम है OnePlus। ओप्पो ने क्या किया कि एक कंपनी बनाई, उसको एक टारगेट दे दिया कि हाँ भाई तू काम कर, ये प्राइस ले, इस प्राइस के अंदर जो भी फोन आ रहे हैं तुझे उससे ऑन पेपर सबसे तगड़े स्पेक्स देने हैं, आसपास तेरे कोई भी नहीं होना चाहिए। तो 2019 में बिल्कुल यही चीज वीवो ने अपनी एक नई कंपनी बनाने के बाद उसको यही कहा कि जा एक प्राइस सेगमेंट को टारगेट कर और वहां पर तेरे से अच्छी स्पेक्स कोई दूसरी कंपनी नहीं देनी चाहिए। और जैसे 2016-17 के टाइम में हमें 30,000 के अंदर OnePlus 3 जो कि 820 प्रोसेसर के साथ आता था, फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ एट द प्राइस ऑफ 30,000, वही चीज हमें iQOO 3 के साथ देखने को मिली जो कि स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर हमें सबसे कम दाम में दे रहा था। यहाँ पर OnePlus की तरह iQOO ने भी ऑनलाइन मार्केट को टारगेट किया क्योंकि यहाँ पर प्राइस को कंट्रोल करना इजी रहता है और साथ ही साथ जो टेक एंथुसियास्ट है वो ऑनलाइन ही ज्यादा प्रेफर करते हैं फोन्स लेना। टेक एंथुसियाज्म से याद आया कि ये कंपनी भी बिल्कुल OnePlus की तरह अपने कस्टमर्स की बात सुनती है। एक एंथुसियास्ट कस्टमर क्या चाहता है कि टेक जो है वो भर के हो, फोन के अंदर स्पेक्स भर के हो, ऑन पेपर उससे तगड़ा कुछ होना ही नहीं चाहिए। वही चीज आपको iQOO दे रहा है। और यहाँ पर अगर आज की बात मैं करूं तो ये जो iQOO ब्रांड है ये सीधा OnePlus को टक्कर देने के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो OnePlus के अलावा चाइनीज कैटेगरी में आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप OnePlus के हाई एंड फोन लेना चाहते हो तो वो अगर आप नहीं लेते तो उसके बाद आपके पास सैमसंग आईफोन यही ऑप्शन बच जाते हैं। कोई चाइनीज प्लेयर नहीं है, रियलमी वगैरह का इतना महंगा फोन कोई नहीं लेता। तो यहाँ पर इसी गैप को फुलफिल करने के लिए iQOO आया है कि भैया अगर OnePlus आपके पास ऑप्शन है और आप नहीं ले रहे OnePlus तो उसी प्राइस के अंदर आपको एक बेहतर स्पेक्स वाला फोन देखने को मिल जाएगा। और आज की बात करें तो iQOO एक फ्लैगशिप किलर 2.0 बन चुका है। लेकिन ये सारी बातें थी iQOO 9 के जब प्राइस आया था उससे पहले की। अभी मैंने देखा है हाल ही में बहुत सारे लोग iQOO 9 सीरीज को ओवर प्राइस बता रहे हैं। iQOO 9 SE जो है वो बिल्कुल सही दाम पे है लेकिन बाकी फोन्स को वो लोग कह रहे हैं कि वो ओवर प्राइस्ड है। अब मेरे हिसाब से वो ओवर प्राइस्ड नहीं है। इसे मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ? अभी की सिचुएशन के हिसाब से, अभी का जो सप्लाई चेन का इशू चल रहा है उसके हिसाब से फोन्स ओवर प्राइस नहीं है। हाँ, जितना वो प्रॉफिट रख सकते थे उतना ही उन्होंने अभी भी रखा होगा। सिर्फ चीजों की प्राइसेस बढ़ गई हैं इतनी ज्यादा बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन के फोन का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। एक चीज मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर ये सप्लाई चेन का इशू नहीं होता तो आपको ये फोन और भी ज्यादा सस्ते दाम के अंदर देखने को मिल सकते थे जो कि हमें पहले देखने को मिले हैं। iQOO 7 लेजेंड की अगर मैं बात करूं उस टाइम पर वो सीधा OnePlus 9 Pro के साथ कंपीट कर रहा था। अगर आप ऑन पेपर कंपेयर करो इन दोनों फोन्स को तो iQOO 7 लेजेंड आपको OnePlus 9 Pro से ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा था। iQOO 7 लेजेंड आपको 40,000 के आसपास का लॉन्च होता हुआ दिखा था और OnePlus 9 Pro आपका 65,000 का। तो क्योंकि पहले iQOO ने लोगों को सरप्राइज कर रखा है, अपनी वैल्यू के लिए बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन दे रखा है, तो इस बार लोगों की एक्सपेक्टेशन भी वैसी ही थी जो कि फुलफिल नहीं हो पाई। इसीलिए कुछ लोगों को ये फोन आज महंगा लग रहा है, जबकि देखा जाए तो टेक्निकली वो इतना महंगा है नहीं। अगर हम इस पूरे सीरीज के सबसे वैल्यू फॉर मनी डिवाइस की बात करें तो वो है iQOO 9 SE। ये स्नैपड्रैगन 888 के साथ आने वाला सबसे सस्ता फोन है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे ब्रांड्स आपको नहीं दे रही। अब आप सोच रहे होगे कि iQOO 9 SE को ये लोग इतना कम प्राइस में कैसे कर पाए, बाकी तो इतना ज्यादा नहीं है तो इसको कैसे करा? तो इसका आंसर भी इसी चीज में है जिसकी वजह से बाकी दोनों की प्राइसेस बढ़ी हैं, यानी कि सप्लाई चेन का इशू। स्नैपड्रैगन 888 एक साल पुराना प्रोसेसर है, उसके स्टॉक्स की बात करें तो वो अवेलेबल है। अगर आप 888 प्लस की बात कर लो या फिर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की बात कर लो, दोनों के स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है आज के टाइम में। 888 के स्टॉक्स भी अवेलेबल है और वो है भी पुराना। इन दोनों कारणों की वजह से जो चिप की प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई है, तो इस वजह से इसकी प्राइस को इतना कंट्रोल कर पाया गया है। तो क्या इस प्राइस में इसे हम फ्लैगशिप किलर कहेंगे?
डेफिनेटली कह सकते हैं। अगर आप इस प्राइस रेंज में फोन्स को देखो तो आपको अभी बैलेंस फोन देखने को मिल रहा है, एक डेडिकेटेड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, OnePlus 9 RT आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन वो भी अगर मैं बात करूं कोर परफॉर्मेंस की तो वहां पर मेरा भरोसा iQOO के ऊपर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू OnePlus। मैं यहाँ पर OnePlus को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि OnePlus में कुछ कमी आ गई है या फिर कोई भी इश्यू हो गया है OnePlus के साथ, नहीं। दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए iQOO को चुनूंगा। और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने iQOO के फोन यूज करे हैं। आपको इस चैनल पर iQOO Z3 Z5 दोनों की अनबॉक्सिंग मिली है। iQOO 7 मैंने पर्सनली कुछ दिन तक यूज करा था, तो मैं ये कह सकता हूं कि यूजर एक्सपीरियंस भले आपको OnePlus में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाए, लेकिन अगर डेडिकेटेड परफॉर्मेंस और गेमिंग की मैं बात करूं तो वो आपको iQOO में ज्यादा बेहतर मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही बात आई एक्सपीरियंस की, UI की, तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर iQOO ने OnePlus को कॉपी नहीं करा। अगर मैं बात करूं OnePlus की तो उन्हें जो फ्लैगशिप किलर का टाइटल मिला था उससे OnePlus का नाम हुआ। वो फोन बिका नहीं इस चीज से, उसके जो फोन्स बिके वो बिके उसके ऑक्सीजन OS की वजह से। एक बार जब एंथुसियास्ट लोगों ने यूज करना शुरू करा, उन्हें जो ऑक्सीजन OS पसंद आया, फिर उन्होंने जो रिकमेंड करना शुरू करा लोगों को, दूसरे लोगों ने, जनरल पब्लिक ने यूज करा जिसे टेक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, उससे वो चीज काफी ज्यादा पसंद आई। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो यूजर एक्सपीरियंस बना ना ऑक्सीजन OS के साथ, उसकी वजह से उसके फोन बिके। तो यहाँ पर ये एक ऐसा डिपार्टमेंट बन जाता है जो बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर बन जाता है जब बात होती है iQOO की। इनिशियली बात करें तो इसके अंदर हमें FunTouch OS देखने को मिलता था जिसके ऊपर एक स्किन चढ़ाई जाती थी iQOO की, लेकिन वो इतना ज्यादा पसंद नहीं आई लोगों को। मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं है। मतलब मैंने अपनी पहले वीडियो में कहा था Z3 के कि हाँ थोड़े बहुत स्टटर वगैरह हैं, लेकिन UI का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं कि भाई इसको बनाने में हमें टाइम लग रहा है, पैसा लग रहा है, इसके बग्स वगैरह फिक्स करने पड़ रहे हैं हमें, क्योंकि हम अपनी स्किन लगा रहे हैं तो हमें काम हमारा बढ़ रहा है। एक काम करते हैं ना, इस चीज को हटा देते हैं, जो FunTouch OS है ओरिजिनल वाला उसी को डाल देते हैं, तो अब आपको फुल फ्लैश FunTouch OS देखने को मिल रहा है। अब ऐसा करने से iQOO जो है वो प्राइस को भी कंट्रोल कर पा रहा है। OnePlus के साथ यही दिक्कत थी कि उसे अपना UI खुद बनाना पड़ रहा था। Oppo का जो OS है वो बिल्कुल ही अलग है, ऑक्सीजन OS कंप्लीटली अलग है। तो यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, अच्छी खासी टीम की जरूरत थी ताकि बग्स वगैरह को फिक्स करा जा सके, टाइम टू टाइम अपडेट्स दिए जा सके, बहुत सारी चीजें करी जा सके। इस वजह से OnePlus के फोन थोड़े एक्सपेंसिव है। iQOO के पास ये झंझट नहीं है, उसका सारा काम Vivo करता है, तो R&D में वहां पर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता। अगर आप iQOO की जितनी भी वीडियोस देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि ये लोग अपने फोन को कैमरा सेंट्रिक फोन बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन अपने कंपटीशन में ये अच्छी खासी पोजीशन पे आता है। इवन iQOO 7 ने बहुत टाइम तक किसी को भी कैमरा में भी अपने से आगे आने नहीं दिया, जबकि कैमरा उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। यहाँ पर Vivo की एक्सपर्टीज हमें दिखती है कि कैसे Vivo अपनी कैमरा टेक्नोलॉजी, अपनी ऑप्टिमाइजेशन को iQOO के अंदर लेकर आया और हमें इस तरह के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन FunTouch OS अभी भी एक डील ब्रेकर है। हाँ, माना कि पिछले 1-1.5 साल से वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। पहले अगर आप FunTouch OS यूज करते Vivo के फोन में तो भाई वो मतलब iOS को इतना ज्यादा कॉपी कर रहा था कि ना तो वो iOS ही बन पा रहा था और ना ही वो एंड्रॉइड ही रह पा रहा था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी एक सिचुएशन दे रहा हूँ, मैंने ट्विटर पे भी पूछा था, मैं अपना भी जवाब दूंगा। अभी OnePlus 10 Pro आने वाला है कुछ टाइम में, आपके पास ऑप्शन है iQOO 9 Pro, OnePlus 10 Pro। दोनों के अंदर स्पेक्स अगर आप देखोगे तो iQOO OnePlus से बहुत बहुत ज्यादा आगे है। अब मान लेते हैं कि OnePlus 10 Pro का प्राइस भी बिल्कुल सेम होगा, हालांकि मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेम ही हो। अगर वो बिल्कुल सेम हुआ प्राइस तो आप बताओ आप कौन से फोन को चूज करोगे, OnePlus 10 Pro या फिर iQOO 9 Pro? मैं पर्सनली सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन OS की वजह से OnePlus 10 Pro के पास जाऊंगा। भले ही ऑन पेपर स्पेक्स मुझे कम दिख रहे हैं, भले ही मैं एक्साइटिंग ज्यादा iQOO 9 के लिए हूँ, मगर फिर भी मैं कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लूं, लेकिन जब मैं अपना 70,000-65,000 रुपए लगाने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं थोड़े से उस ट्रस्ट फैक्टर की तरफ जरूर जाना चाहूंगा जो OnePlus के साथ मुझे मिल रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि iQOO सही नहीं कर रहा या कुछ काम गलत कर रहा है? नहीं। आज के टाइम में अगर कोई कंपनी है जिसको मैं क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता, मैंने खूब ढूंढा कि 9 सीरीज के अंदर मैं क्या क्रिटिसाइज करूं, मुझे कुछ नहीं मिला, सब चीज इनकी बहुत सही है। तो यहाँ पर मेरी फेवरेट कंपनी आज के टाइम में iQOO है और कंपनीज ये नया नया काम कर रही हैं। जैसा कि मैंने बताया OnePlus के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। Realme के लिए हम 50-60 हजार रुपए नहीं देंगे। Samsung में हमें वो चीजें नहीं मिल रही जो iQOO के अंदर मिल रही है, OnePlus के अंदर देखने को मिल रही है। MI Ultra की अगर मैं बात करूं, वो आया था, उसने ऑन पेपर कितनी तगड़ी स्पेक्स दी थी, उस फोन का क्या हुआ? तो यहाँ पर ये जो मार्केट रेंज है ना, वहां पर जब लोग पैसा खर्च करते हैं अपनी जेब से, तब वो लोग ये स्पेक्स और टेक एंथुसियास्ट जो जितनी बड़ी बड़ी
बातें करते हैं वो सब भूल जाते हैं। तब वो देखते हैं कि ट्रस्ट कहाँ पे मिल रहा है, जो पैसा लगा रहे हैं वो कहीं चला तो नहीं जाएगा, मतलब उन्हें कहीं रिग्रेट तो नहीं होगा। भरोसा हमेशा जीतता है स्पेक्स के मुकाबले। हाँ, अगर किसी को डेडिकेटेड गेमिंग करनी है तो वहां पर डेडिकेटेड गेमिंग फोन्स हैं जो आपको iQOO से भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा अच्छा आपको कूलिंग सिस्टम मिलेगा, रिफ्रेश रेट मिलेगा, टच सैंपलिंग रेट मिलेगा, सब कुछ वहां पर गेमिंग के हिसाब से है। iQOO एक नॉर्मल कस्टमर सेगमेंट वाला फोन है जो कि बहुत बहुत अच्छी गेमिंग आपको करवा सकता है। तो फिर क्या सोच रहा हूं मैं iQOO एज अ ब्रांड के लिए? तो देखो, एक तरफ हम कहते रहते हैं कि यार कंपनीज को कुछ इनोवेशन करना है, कुछ नया करना है। अब इस वीडियो में राकेश भैया ने एक पॉइंट बताया था कि कंपनीज को क्या करना चाहिए, जो हाई एंड वाली चीजें हैं उसको लेके आओ 20, 25, 30 हजार के फोन में। वो एक्सपीरियंस आपको मिड रेंज के अंदर देना शुरू करे। वो काम ये iQOO जैसी कंपनी कर रही है। अब ये कर रही है तो हम भरोसा भी नहीं कर रहे इस पर अभी। तो इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी। मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैंने बहुत ज्यादा सोचा कि मैं क्या कंक्लूड करूँ इस वीडियो में, मुझे समझ में नहीं आया। एक तरफ हम वही कह रहे हैं कि कुछ इनोवेशन हो, कुछ नया हो, जब वो हो रहा है तो उस पर भरोसा ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से फोन्स ओवर प्राइस नहीं है। आपको अगर तीनों में से कोई भी फोन लेना है तो इस वीडियो के हिसाब से जजमेंट मत लेना। आप पहले रिव्यूज वगैरह देख लेना, उसके बाद अपना कोई जजमेंट बनाना। जो आपको नीड है उसको अगर फोन फुलफिल कर रहा है तो प्राइस मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। iQOO को एक काम करना चाहिए कि अभी उसके पास कोई भी ऐसा USP नहीं है जिसके थ्रू वो सेल कर सके अपने फोन को। iQOO का नाम सुनते ही हमें सिर्फ परफॉर्मेंस का ध्यान आता है, लेकिन OnePlus भी हमें परफॉर्मेंस दे रहा है विद सम एक्स्ट्रा भरोसा। तो iQOO के पास अभी एक ऐसा फैक्टर कुछ भी नहीं है जो उसे अलग बना सके। तो इस पर iQOO को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक चीज ऐसी बनाए, कुछ भी हो, भले वो कैमरा कर ले कि भाई परफॉर्मेंस के साथ इकलौता ऐसा फोन है जो आपको कैमरा भी बहुत अच्छा दे रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा करे जो परफॉर्मेंस के साथ एक एक्स्ट्रा चीज दे, तब जाके लोग और ज्यादा एक्साइट होंगे। मैं भी शायद और ज्यादा एक्साइट होऊंगा तब जाकर। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।